कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है पूरी तरह से स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और पूरी तरह से परीक्षा में लगे होंगे क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ चुका है आपका परीक्षा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस बार आगामी परीक्षा में यूपी की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वैकल्पिक परीक्षा हटा के और यूपी को मुख्य परीक्षा का हिस्सा बनाया गया है, तो उसका प्रभाव आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो उसी क्रम में एक ऐसा जो है वीडियो का सेट लाया गया है यूपी के क्विक रिवीजन के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है आपके लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बेस बना के डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, और ताकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। क्योंकि इन सब एग्जाम्स के वन जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं जहाँ फैक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपका रिवीजन ही काम आता है। तो रिवीजन एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा अपना ये पूरा का पूरा जो हम लोग का रिवीजन राउंड है। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास गया। उसने कहा कि सर, मेरी याददाश्त जो है बहुत बड़ी कमजोर है, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी याददाश्त जो है अच्छी हो जाए। मैं सुबह कुछ खाता हूँ और मैं दोपहर में भूल जाता हूँ कि मैंने क्या खाया था। तो बोले, ये तो बड़ी जो है बुरी बात है। आप मुझसे उसने कहा, आप मुझसे पूछ लीजिए तो मैं बता दूंगा कि मैं 1988 में क्या खाया था, 10 दिसंबर 1988 में, 10 दिसंबर 1990 में क्या खाया था। तो बोले, अच्छा कैसे? तो बोले, ऐसा इसलिए नहीं कि मेरी याददाश्त अच्छी है, क्योंकि मैं नाश्ते में एक ही चीज हमेशा खाता हूं, तो मुझे पता होता है कि मैं उस टाइम क्या खाया होऊंगा, क्योंकि मेरा नाश्ता खाना सब फिक्स है। तो कहने का मतलब है, जो चीजें आपके से डेली आपके बिहेव में हैं या डेली बिहेवियरल टच में हैं, तो वो तो आपको याद रहेंगी ही रहेंगी। तो फैक्ट के साथ भी यही है, इस एग्जाम में इसका जो एक बहुत बड़ा जो जो बहुत ज़्यादा गौर करने वाला बिंदु है, वो ये है कि मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना ही आपके लिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो है ये रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यूपी का राजकीय पक्षी सारस, ये 2 बार लिख उठा है सारस। तो को बताना है। उसके बाद राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष अशोक, और राजकीय पुष्प पलाश। तो आप जानते हैं पूरी तरह से कि यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो सारस ही है, राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय वृक्ष अशोक है, और राजकीय जो पुष्प है पलाश है। तो इस तरह से इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 4। अच्छा, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब देखिए, पलाश को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टेसू के नाम से जाना जाता है, और टेसू के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या है, जैसे अभी जो है इन दिनों जो है इस समय न्यूज में बना हुआ है, तो पूछ भी सकता है कि जो सारस है उसका जो है बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो जो सारस का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ग्रस एंटी गोन। ठीक है, इस क्वेश्चन की संभावना पूछे जाने की ज्यादा है। कारण क्या है कि इन दिनों सारस को लेके न्यूज बहुत सारे एक न्यूज आप लोग सुन ही रहे होंगे, तो इससे पूछ सकता है। साथ ही साथ अगर वो पूछने पे आए तो ये भी पूछ सकता है कि बारहसिंघा का जो है नेम क्या है। तो बारहसिंघा का जो नेम है वो है रुक्रीवस। बारहसिंघा का जो है वो है रुक्रीवस रुक्रीवस ड्यूरासिलिया। ठीक है, तो उसके बाद अगर यहां से अशोक का नाम पूछ सकता है बायोलॉजिकल नेम, तो अशोक का भी नाम जान सकते हैं। ठीक है, तो अशोक का क्या नाम है? अशोक का नाम है सारसा अशोका। ठीक है, तो इस तरह हमको इनके बायोलॉजिकल नेम के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर यहां से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो बहुत पूछा जाता है कि राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पुष्प हो गया एक, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा के बारे में प्रश्न पूछता है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू है।
उर्दू है। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला, दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला, तो ये 1989 में मिला। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है ऐसे यूपी बेस्ड जो फैक्ट क्वेश्चंस हैं ये लगातार इनकी रेजोनेंस बनी हुई है। अच्छा, और हाँ, हिंदी को कब राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 26 जनवरी 1968, 1926 जनवरी 1968 में हिंदी को जो है दर्जा दिया गया राजभाषा का। तो कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने में हर पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं। और इनका एक ही तरीका है कि इनको मैक्सिमम बाय डिवाइड करिए। जैसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि यूपी डे कब है होता है, यूपी यूपी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यूपी डे जो है हमारा 24 जनवरी को। ठीक है, तो इस तरह से हम आते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन क्या क्या है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत, राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, तीसरा है राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, और चौथा है राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। तो आप देखेंगे कि ये चार के चारों विकल्प सही हैं। तो इस तरह से आप मैच करा सकते हैं। अब आप देखते हैं कि इनसे जुड़ी कुछ चीजें और भी हैं। जैसे यहां पे आपसे पूछ सकता है कि पहले उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। जहां पे पहली बार उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो प्रथम पहले लोकायुक्त कौन है, पहले लोकायुक्त हैं विशंभर दयाल, विशंभर दयाल जी। ठीक है, तो उसी तरह इनका आप थोड़ा सा इनके टाइम पीरियड के बारे में जान लीजिए, कौन कब से कब रहा है। तो जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 1947 से 1954 तक है। ठीक है, चौधरी नारायण सिंह का जी का यही टाइम रहा है। ठीक है, उसके बाद सुचित्रा कृपलानी जी का, सुचित्रा कृपलानी जी 1963 से 1967 तक रही हैं। और जो सरोजनी नायडू जी रही वो कब रही, इनका जो रिजिम रहा है वो 1947 टू 1949 रहा है। अच्छा, यूपी से जुड़ा एक क्वेश्चन और पूछता है कि यूपी में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा भी गया एक आध बार। तो यूपी में अब तक जो है 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये भी पता होना चाहिए आपको। पहली बार कब लगा था, तो पहली बार 1968 में लगा हुआ था। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के जो है भौगोलिक विस्तार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अक्षांश और उत्तरी अक्षांश से के बीच में पूछा है कि ये सही है या गलत है। तो क्वेश्चन है कि अक्षांश 23 डिग्री 52 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब जो उत्तर प्रदेश का विस्तार है वो कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 28 मिनट। दूसरा विकल्प क्या है, देशांतर कह रहा है कि 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तीसरा विकल्प दे रखा है कि पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई 650 किलोमीटर है और राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 240 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे कि ये चार के चारों विकल्प अपने आप में बिल्कुल सही दे रखे हुए हैं। तो इस अगर ये चीजें आपको याद हैं तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको इसमें कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचता है इसको रटने के सिवा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर हम विस्तार देखें
तो कहां से ये शुरू होता है? सहारनपुर से। सबसे जो इसका उत्तरी जिला है वो कौन सा है? सहारनपुर है। ठीक है। और इसका विस्तार कहां तक है, किस जगह है? जो सबसे दक्षिणी है जिला है वो सोनभद्र है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे पूर्वी जिला है इनका वो क्या है? वो बलिया है। बलिया है। और जो सबसे पश्चिमी जिला है वो क्या है? वो आपका शामली है। ठीक है। तो ये सहारनपुर से लेके सोनभद्र और शामली से लेके बलिया, इसका जो आपको विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका विस्तार देख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पुरुषोत्तम नाथ टंडन। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले विधान परिषद अध्यक्ष चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी तीनों विकल्प ही सही हैं। इसमें तीन के तीनों विकल्प सही हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही है? राज्य का सबसे पूर्वी जिला बलिया, राज्य राज्य का सबसे पश्चिमी जिला शामली, राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और राज्य का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। जैसा कि अभी हमने इसको जस्ट पहले इसको डिस्कस किया है अभी, तो ये चारों विकल्प अपने आप में सही है। 1 2 3 4 ये चारों अपने आप में सही है। पांचवा है राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये लखीमपुर है। छठवा है राज्य का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो ये दोनों विकल्प भी अपने आप में सही हैं। तो इसका मतलब ये जो है आपका सी जो ऑप्शन है वो सही है। 1 2 3 4 6। तो अच्छा, यहां से कुछ क्वेश्चन और जो पूछता है वो सीरीज बनाने के लिए पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है घटते क्रम में जिलों का एक आपसे श्रृंखला दे देता है, पूछता है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे जो आपका बड़ा जिला है वो क्या है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है। उसके बाद का जो आपका जिला है वो सोनभद्र है। और सोनभद्र के बाद का जो जिला है आपका वो हरदोई है। और हरदोई के जो बाद का जिला है वो आपका सीतापुर है। और सीतापुर के बाद जो आपका जिला है वो कौन सा है? वो आपका प्रयागराज है। प्रयागराज। तो ये देखिए कि ये जो है आपके जो जिले हैं, ये पांच सबसे बड़े जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं, इनकी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए क्या जाता है कि हाँ इनका क्रम से लगाइए कि ये जो है बड़े जिले से घटते क्रम में। उसी तरह पूछता है कि छोटे जिले से बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो कौन सा है? वो है हापुड़। वो आपका हापुड़ है। उसके बाद क्या है? गाजियाबाद है। और गाजियाबाद के बाद कौन सा है? गाजियाबाद के बाद आपका भदोही है। भदोही के बाद आपका शामली है।
शामली है। और जो शामली के बात है वो कौन सा है? वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। तो इस तरह देखेंगे आपको ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हाँ। और एक पूछता है आपसे कि एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा और क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो है वो 9 जिले, जो हिमालय के तराई के जिले हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले, 7 जिला वो नेपाल से साझा जो है सीमा साझा करता है, और जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 569 किलोमीटर है। तो इस तरह से जिलों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आते हैं हम छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो सीधा उत्तर है कि उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। वो कौन कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? आप देखिए कि तराई का इलाका जो सहारनपुर से लेके आपका जो है महाराजगंज तक का जो इलाका आता है, उसके बाद पश्चिम मैदान आता है, उसके बाद मध्य पश्चिम मैदान, पश्चिम का अर्ध शुष्क मैदान, मध्य पश्चिमी दक्षिण मैदान, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क मैदान, और बुंदेलखंड का रीजन, और साथ ही उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्याचल। कहने का मतलब है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद अलग क्वेश्चन पे आते हैं 7वें नंबर पे। तो कह रहा है कि निम्न स्थानों में से के नाम के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों की सूची दी गई है और निम्नलिखित में से कौन सा सही है सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल पता होने वाली चीज है। अगर आपको पता है तो है, नहीं पता है तो उसमें बिल्कुल कुछ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, ये लखनऊ में है। दूसरा, केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, ये भी लखनऊ में है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर बरेली, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, ये भी बिल्कुल सही है। सातवां है कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई, ये भी सही है। और आठवां है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी। और कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो 8 विकल्प दिए हैं, 8 के 8 सही हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, और विकल्प है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी के सभी सुमेलित हैं, इसलिए आपका विकल्प सी सही होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा, अब लखनऊ की अगर हम बात करें, जैसे लखनऊ से ये प्रश्न 2 पूछा है, तो लखनऊ के और भी बहुत सारे संस्थान हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद लखनऊ से ही आयुर्वेद संस्थान है, लखनऊ में फर्स्ट DNA बैंक बना हुआ है। ठीक है, तो लखनऊ की एक जो है श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी। NBRI यहां लखनऊ में है। ठीक है, अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में केंद्रीय चर्म अनुसंधान है, कानपुर में ही चमड़ा रंगाई संस्थान भी है। तो और कानपुर में ही आप देखेंगे तो JK मंदिर भी कानपुर का फेमस है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसके बाद अगर हम जो है बात करते हैं जो है झांसी सॉरी बरेली की, तो बरेली में आप देखेंगे कि इसी पशु चिकित्सा अनुसंधान के अंदर जो है पक्षी अनुसंधान भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। ठीक, तो आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सही है? पहला विकल्प दे रखा है राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार सोनभद्र, बिल्कुल सही। राज्य में कॉपर रिजर्व सोनराई ललितपुर, ठीक है, बिल्कुल सही है। राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना 1974। तो ये सब फैक्चुअल नॉलेज, इसमें किसी भी तरह की आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये सब फैक्ट बेस्ड चीजें हैं। अगर आपको पता है तो पता है। तो आइए थोड़ी सी बातें इन चीजों में और जान लेते हैं कि जैसे भारत कह रहा है कि राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार, तो राज्य का सबसे बड़ा कोयला भंडार कौन है? वो है
सोनभद्र में, ठीक है। कहां पे है वो, आपके सिंगरौली में दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे, यहीं पे जो है आपका उत्तर प्रदेश में पूछता है कि सोना कहाँ मिलता है, तो यहीं सोना भी मिलता है उत्तर प्रदेश में, इसी क्षेत्र में, ठीक है। वहीं दूसरा है उत्तर प्रदेश में राज्य कॉपर रिजर्व ललितपुर की बात करता है, सोनराई ललितपुर। तो ललितपुर में ही उत्तर प्रदेश में यूरेनियम, यूरेनियम यहां मिलता है। हाँ, प्लेटिनम भी यहां मिलता है। अगर हम बात करते हैं प्लेटिनम की, तो उत्तर प्रदेश में यहां पे प्लेटिनम भी मिलता है। कहां पे, ललितपुर में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद पूछता है कि राज्य खनिज विकास नगर की स्थापना कब हुई, तो 1974 में हुई। इससे जुड़ा एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, इसको निगम का दर्जा कब मिला, इसको सॉरी उद्योग का दर्जा कब मिला, तो उद्योग का दर्जा इसको मिलता है कब, 1998 में, 1998 में मिलता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो कुल भागीदारी है खनिज में, अगर भारत के सापेक्ष देखें तो कितनी परसेंट है, यह भी पूछा जाता है, तो 2% है। तो इस तरह से हमको मैक्सिमम फैक्ट्स को रिकॉल करना है, ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। पूछ रहा है ये जनसंख्या जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित जांचे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो 19,98,12,341 है, और देश की कुल जनसंख्या का कितना है ये, 16.51%। दूसरा विकल्प कह रहा है राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 52.2%। तो आप देखेंगे, एक एक देखते चले हम लोग। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 बिल्कुल सही है, और ये कितना प्रतिशत है, ये है 16.51%, ठीक है। तो आपका ये विकल्प सही हो गया। दूसरा कह रहा है राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों का प्रतिशत 52.2%, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71%, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73%। कहने का मतलब यूपी की अभी भी मैक्सिमम आबादी का कैसी है, ग्रामीण है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का प्रतिशत 22.27%, यह भी सही है। कहने का मतलब है जितने भी विकल्प दिए हुए 1 से लेकर 5 तक, ये सभी के सभी सही हैं। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछता है कि जो दशकीय वृद्धि में गिरावट उत्तर प्रदेश में कितनी रही है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम दशकीय वृद्धि में गिरावट की बात करें उत्तर प्रदेश के, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे जैसे जो रिलेटेड क्वेश्चन याद आते रहे, मैं उसको रिकॉल कराता चल रहा हूं आप लोगों को। दशकीय वृद्धि में गिरावट जो रही है आबादी में, वो कितनी रही है, वो रही है आपकी 5.62%। अच्छा, अगर वर्ल्ड वाइड हम यूपी की आबादी की जो है तुलना करें, तो उत्तर प्रदेश अपने आप में आबादी के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा देश है, प्रदेश नहीं देश है। इसके पहले चाइना, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, और उसका 5वें नंबर पे कौन आएगा, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब यह है कि आबादी में हम बिल्कुल जो है, आबादी को लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं, ठीक है। तो आते हैं हम अपने 10वें प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश, ये भी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल सही है। कितनी है, 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर इसकी आबादी है, बिल्कुल सही है। 1 किलोमीटर के दायरे में 829 लोग पाए जा रहे हैं। दूसरा विकल्प है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है, बिल्कुल गाजियाबाद होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनसीआर रीजन का ये जिला है। तो आबादी का जो घनत्व है वो बिल्कुल सही है, सही होगा। तीसरा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन का जिला है। तो इंडस्ट्रियलाइज कम है, शहरीकरण कम है,
पिछड़ जो है बुंदेलखंड के जिलों में से आता है, तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या घनत्व इसकी कम होगी, तो यह भी विकल्प बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो बी ऑप्शन है सब सही, तो वही जो आपका सही आंसर है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूपी में साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो एक एक चेक करते चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? 67.72%, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30%, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता, तो यह भी बिल्कुल सही, कितना? 57.20%, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद 2001 से लेके दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई है? 11.36% हुई है। कहने का मतलब है कि इसमें भी आपका चार के चारों विकल्प सही हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन से जुड़े कुछ चीजें हम और जान लेते हैं। जैसे उच्चतम साक्षरता वाले जिले, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो साक्षर जिला है कौन सा है? आपका गौतम बुद्ध नगर है। उसके बाद कौन सा है? कानपुर नगर है। उसके बाद औरैया है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले, तो वही जो पिछड़े जिले हैं, जो अभी मुख्यधारा से जुड़े तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए हैं, जो जैसे तराई का क्षेत्र हमारा, वही श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, जहां पे एजुकेशन के लेके उतनी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो 12वां प्रश्न है वह है उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो पहला जो है ऑप्शन क्या दे रखा है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। कहने का मतलब 1000 जो है मेल पे जो फीमेल की आबादी है वो कितनी है? वो 912 है, तो ये बिल्कुल सही है, 912 है। दूसरा है उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु तक, वो 902 है। ठीक है, और तुलनात्मक रूप से ये कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? जौनपुर जिले में। सब ये भी सही है, ये भी सही है। और साथ ही साथ सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है, तो बिल्कुल सही है कि जो सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। तो कहने का मतलब आप ये है कि यहां पे भी डी विकल्प सब सही है। देखिए क्या है कि ये इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको पता है फैक्ट तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा इसको रिवाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको टाइम्स को याद करना है। ठीक है, आते हैं हम 13वें प्रश्न पे। ठीक है, अच्छा, चलिए कुछ चीजें जान लेते हैं। सब सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो है वो किस जिले में है? वो बलरामपुर में है। सबसे कम बाल लिंगानुपात जो है कहां है? वो बागपत जिले में है। ठीक है, तो अगर हम सीक्वेंस देख लें कि उच्चतम जो लिंगानुपात वाले जिले का अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले कौन आएगा? जौनपुर आएगा, फिर आजमगढ़ आएगा, और फिर देवरिया आएगा। अगर आप इसको याद करना चाहें तो उसको जेड के फॉर्म में याद कर सकते हैं, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। ठीक है, उसके बाद जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं कि बढ़ते क्रम में सबसे जो कम लिंगानुपात है वो गौतम बुद्ध नगर का है। कितना है? 851 है। हमीरपुर और बागपत में क्या है? दोनों में बराबर है, 861। और उसके बाद नंबर आता है कानपुर का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है 3 सब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले और 3 सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों को देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। देख लेते हैं भाई। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 20.69% है। दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 0.6% है। देश की कुल झुग्गी आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। तो आप देखेंगे कि हां बिल्कुल जो है 20.69% ही अनुसूचित जनजातियों की आबादी है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद
कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित जातियों की जो आबादी का प्रतिशत है वो 20.69% है, जनजातियों की जो भागीदारी है वो 0.6% है, और झुग्गी झोपड़ी के का जो में स्थान है वो उत्तर प्रदेश का चौथा ही है। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी तीनों विकल्प 1 2 3 सही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं कि सबसे अधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले अगर जिले की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जनजातियां हमारी मिलती हैं वो कहां मिल रही हैं? वो सोनभद्र जिले में मिल रही हैं। और सबसे कम आबादी कहां मिल रही है? वो बागपत जिले में मिल रही है। ठीक है, उसके बाद राज्य में अनुसूचित जनजातियों में रहित जिलों की बात करें, ऐसे जिले जहां पे अनुसूचित जनजातियां मिलती ही नहीं है, ठीक है, तो कौन सा है? अयोध्या है और जालौन है। दो जिले ऐसे हैं कि जो जहां पे अनुसूचित जनजातियां मिल ही नहीं रही हैं। अच्छा, उसके बाद देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है कौन सा है? वो चौथा है, और जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 9.5% है। अच्छा, और सर्वाधिक अगर हम स्लम जनसंख्या की बात करें कि सबसे ज्यादा स्लम कहां है, झुग्गी झोपड़ियां कहां है, किस जिले में, तो उनका अगर हम सीक्वेंस लगाएं तो वो क्या है? मेरठ, आगरा और कानपुर नगर। ठीक है, तो ये सब रटने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये आंकड़े हैं। आंकड़े को जब तक आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज नहीं करोगे, रटोगे नहीं, आप भूल जाएंगे उसको। चलिए हम आते हैं अपने 14वें प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अच्छा, तो पहला क्या है कि हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति 2014 में लागू की गई। तो ये बिल्कुल सही है। कब लागू हुई है? हस्तशिल्प जो प्रोत्साहन नीति है वो 2014 में लागू हुई है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो ये तो गलत बात है। अगर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि जो सबसे कम विकसित क्षेत्र है वो हमारा बुंदेलखंड वाला रीजन है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वो 7 जिले आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड। तो ये दूसरा जो हमारा विकल्प है ये गलत हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें सही कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें केवल ए ऑप्शन, आपका केवल एक आपका सही होगा। आते हैं 15वें प्रश्न पे। ये मैच कराने के लिए है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही सुमेलित है। ठीक है, पूछ रहा है कि बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर, बिल्कुल सही है, ये फतेहपुर में है। दूसरा है कि फांसी इमली स्मारक कहां है? प्रयागराज में है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि छावनी शहीद स्थल, और विकल्प में दे रखा है गोंडा। ये गोंडा में ना होके ये किस जिले में है? ये बस्ती जिले में है। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे कि यहां पे जो 15वां का जो ऑप्शन है 1 और 2 वो सही है। ठीक है, असल में जब 1858 की क्रांति हुई तो उस समय अंग्रेज मतलब फांसी दिया करते थे जो हमारे क्रांतिकारी थे। तो उसी में 1858 की जो है क्रांति के समय ये यहाँ पे जो है फतेहपुर में फांसी दी गई, जो बावनी इमली के नाम से सही जो है मशहूर है। उसके बाद जो है प्रयागराज में 100 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई, और छावनी में भी यहाँ पे फांसी दी जाती थी जो बस्ती जिले में है। ये उस समय अमोढ़ा परगना हुआ करता था। ठीक है, अमोढ़ा परगना था, और राजा जालिम सिंह यहाँ के मशहूर राजा हुए हैं। तो उस क्षेत्र में जो है इमली का पेड़ है, वहां पे जो है आज भी वो इमली का पेड़ है, छावनी में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि तो गोंडा विकल्प में ना होके बस्ती सही आंसर है आपका। चलिए हम आते हैं अपने 16वें प्रश्न पे। पूछ रहा है कि पहाड़ी जलवायु और क्षेत्र की जो है मैच कराने का प्रश्न है। इसमें कह रहा है पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और बुंदेलखंड।
तो बिल्कुल सही है कि जो सहारनपुर और मेरठ का जो हमारा क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र जलवायु क्षेत्र में आता है, और गाजियाबाद बुंदेलखंड जो है पठारी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपका जो विकल्प है पहला विकल्प वो अपने आप में सही है। दूसरा कह रहा है पश्चिमी मैदान। तो पश्चिमी मैदान में विकल्प में क्या दे रखा है क्षेत्र में? जालौन, बांदा, ललितपुर, जबकि इसमें रामपुर का क्षेत्र आएगा, बिजनौर रीजन आएगा, मुरादाबाद रीजन आएगा, तो जो हमारा दूसरा विकल्प है ये गलत है। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसी तरह मध्य मैदानी क्षेत्र में हमारा कौन सा आएगा? उन्नाव आएगा, लखनऊ आएगा, कानपुर आएगा। आते हैं हम अपने 17वें प्रश्न पे। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या है? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि जलवायु क्षेत्र के बारे में अगर चर्चा करें तो मुझे ध्यान आ रहा है, एक प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, तो ये गोरखपुर में होती है, और कितनी होती है लगभग? गोरखपुर में जो वर्षा होती है वो होती है लगभग 184 सेंटीमीटर के आसपास। अच्छा, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पूछता है कि यहाँ जो है सबसे न्यूनतम वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है? तो जो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है वो है आपका कौन सा जिला? वो है आपका मथुरा। और मथुरा में कितनी वर्षा होती है? लगभग 54 सेंटीमीटर के। तो ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा आते हैं 17वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये भी जलवायु की दशा के कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु दशा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला जो विकल्प दे रखा है कि तराई क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर और तापमान 18 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि जो हमारे यहाँ तराई का जो क्षेत्र है उसके जो वार्षिक वर्षा का जो वितरण है वो कितना है? 120 से 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आते दूसरे पे कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में औसत वर्षा जो है वो 80 से 100 सेंटीमीटर है, और वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। क्या कह रहा है कि पूरब से, और जो पश्चिम जो जो वर्षा का जो हमारा उत्तर प्रदेश में जो मानसून का जो क्रम पूछ रहा है वो क्रम क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व कह रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए जो हमारा केवल विकल्प 17वां विकल्प है वो पहला 17वें का जो पहला ए विकल्प है केवल एक, ये सही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में मानसून कितने दिन का औसत, लगभग औसत रूप से मानसून कितने दिन में तक रहता है? तो उसको भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मानसून है वो कितने दिन रहता है? वो लगभग 56 दिन रहता है हमारे पूरब में। और पश्चिम में कितना रहेगा? पूरब में मानसून की बात कर लें तो लगभग 56 डेज। और अगर हम पश्चिम में, तो ये कितना दिन रहेगा? ये लगभग 32 दिन रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसमें क्या था कि पश्चिम से पूरब की ओर घटता जाता है, और यहां क्या मिल रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर घट रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने 18वें प्रश्न पे। और 18वां प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा का स्रोत है मानसून। बिल्कुल मानसून है। दूसरा है ऑरोग्राफिक रिलीफ। बिल्कुल है। ठीक है,
और तीसरा क्या है, तीसरा चक्रवाती गतिविधियां, इसका भी सीधा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, और 18वां क्या है, 18वां का जो चौथा विकल्प दे रखा है कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में जो है रेनफॉल करने के लिए। तो इस तरह आप देखेंगे कि इसमें भी जो है चारों विकल्प सही हैं। ठीक है, तो सभी सही हैं। जो ये ऑरोग्राफिक जो रिलीफ है, ये पर्वतीय राहत की बात कर रहा है कि किस तरह से जो हिमालयन इम्पैक्ट है हमारे ऊपर वो पड़ता है। ठीक है, तो आते हैं 19वें प्रश्न पे। कह रहा है निम्नलिखित पे विचार कीजिए और सही वाक्य चुनिए। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी, गंडक उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में गंगा से मिलती हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा नदियां दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गंगा की ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से पढ़ा है, याद किया है, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी नदियां किस तरफ से मिल रही, कौन उत्तर से मिल रही हैं और कौन दक्षिण से मिल रही हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, कोसी और गंडक जो सभी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो किस तरफ से मिलती हैं, वो उत्तर दिशा से आके गंगा में समाहित होती हैं। यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा ये नदियां जो है दक्षिण दिशा से आके कैसे मिलती हैं, ये सब आके गंगा से मिलती हैं। ठीक है, अच्छा, गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 फरवरी 2009 में गंगा को जो है वो राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है गंगा से रिलेटेड कि गंगा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर जाती है। तो गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में, और बलिया डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश से बाहर जाती है। तो आप देखेंगे कि B2B, हाँ, बिजनौर से एंट्री और बलिया से एग्जिट। अच्छा, ये यमुना नदी के बारे में जो भी अब एक मेजर रिवर है कि यमुना किस जो है एक आध बार पूछा गया है कि यमुना उत्तर प्रदेश के किस जिले से एंटर करती है और किस जिले से बाहर जाती, मतलब कहाँ जो है इसका संगम होता है। तो ये सहारनपुर से आती है उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में से एंट्री करती है और कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में जो है ये संगम के तट पे जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो आते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील की बात कर रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक, उसके बाद दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर बना, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, ये मानव निर्मित जो है झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और जो कह रहा है कि किस नदी पर बना हुआ है, सोन नदी पर, रिहंद नदी पर बना हुआ है, और जो किसकी ट्रिब्यूटरी है वो है हमारी सोन नदी की। ठीक है, तो लगभग 91 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सोनभद्र में ही एक बांध और है, एक डैम और है, वो उस बांध का नाम, ताकि आप कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कंफ्यूज हो उससे, एक कन्हार बांध है जो कि सोनभद्र जिले में ही है, लेकिन वो किस पे है, वो कन्हार नदी है। ठीक है, उस पे अवस्थित है। ठीक है, आते हैं हम फिर अपने 21वें प्रश्न पे।
21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश की मिट्टी के संबंध में सही है? तराई क्षेत्र की मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर है, बिल्कुल सही है। इस जो हमारी तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है, अगर आप मृदा पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, तो बिल्कुल जो हमारी उत्तर प्रदेश में जो हमारी मृदा को जो है मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और उसमें एक जो मृदा है वो कौन सी, तराई की बात कर रहा है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन की प्रचुरता मिलती है। दूसरा क्या है कि परवा मिट्टी हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के तटीय भागों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में मार या माड, ठीक है, की मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही प्रश्न जो है विकल्प है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में मांड मिट्टी पाई जाती है। तो ये देखिए, सब चीजें आपको याद करनी होंगी, ठीक है। इसमें आपको जो है उसको बकायदा लिस्ट बना के उन सबको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, तो आप देखेंगे कि यहां पे भी जो सारे विकल्प सही दे रखे हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है वो नाइट्रोजन से भरपूर है। परवा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, और यह मिट्टी हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के तटीय भागों में पाई जाती है, ठीक है। तो जो परवा मिट्टी है उसमें किसकी कमी पाई जा रही है, उसमें कार्बनिक पदार्थों की पाई जा रही है, ठीक है। और जो हमारी मार या माड मिट्टी है, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, वो कैसे किस रंग की है, वो काले रंग की है, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति है वो किस तरह की है, वो रेगुर मिट्टी की तरह ही व्यवहार करती है, ठीक है। उसके बाद बिंद पहाड़ी क्षेत्रों में टूटे हुए कंकड़ में पाए जाने वाले सेरल उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी को का जो है वो जो रंग होता है वो किस तरह से है, वो लाल रंग का है, ठीक है। तो जो पहाड़ों के जो जो अवशेष बचते हैं, जो पहाड़ों के टूटने के बाद जो मृदा का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो तरह की मिट्टी कहाँ पाई जा रही, वो हमारे बिंद रेंज में पाई जा रही। तो आते हैं हम 22वें प्रश्न पे। 22वां प्रश्न है कि जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पे जो है बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के वन के संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, तो आपको ये रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है, उन आंकड़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। सोनभद्र में वन आच्छादित सबसे बड़ा क्षेत्र, जो सोनभद्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है किस तरह का, वन आच्छादित, जी हां बिल्कुल सही है। दूसरा, वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे निचला भाग भदोई में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और सहारनपुर में वनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जी हां, जो आपके सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है वो सर्वाधिक जो है वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। और हाँ, एक प्रश्न सोनभद्र से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है कि सोनभद्र जो है का ही एक गांव था, ठीक है, और इस गांव जो है पहला वन ग्राम का दर्जा दिया गया था। आप लोगों से बताएगा कौन सा, क्या कौन सा जिला, कौन सा गांव था वो, उस गांव का नाम था बेलहत्थी, ठीक है। कौन सा गांव है, बेलहत्थी, ये पता होना चाहिए आपको, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार यूपी में जो हरित आवरण है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 91 91 किलोमीटर स्क्वायर की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेतन वृद्धि जो है, सबसे ज्यादा, यहां पे गलत दे रखा है, सबसे ज्यादा जो वन वृद्धि जो है दर्ज की गई है वो कहां दे गई है, वो सहारनपुर में दर्ज की गई, यहां पे आप वन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला के जो क्रम पूछ ले आपसे, ठीक है, तो कौन सा है, सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर, ठीक है।
उसके बाद सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला तो भदोही, मऊ और संत कबीरनगर। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको रटे होने चाहिए, ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। 23वां प्रश्न है, इसमें खनिज दिया हुआ है और स्थान मैच कराने के लिए कह रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि बॉक्साइट पूछ रहा है कि उन स्थानों के नाम से दी गई जहां वो पाए जाते हैं, तो इनको मैच कराने के लिए कह रहा है। जी हां, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट जो है कहां मिलता है, वो चित्रकूट में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद तांबा। ठीक है, अच्छा ये गलत लिखा, सोनराय, यहां पे सोनराई होता है। क्या है, सोनराई जगह है। कहां पे, ललितपुर में, जहां पे तांबा पाया जाता है। यहीं पे जो है ललितपुर में ही, ये देखिए, यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, और ललितपुर में ही क्या मिल रहा है, प्लेटिनम भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ग्रेफाइट कहां पे, हमीरपुर में, तो ये भी सही है। ग्रेफाइट कहां मिलता है, हमीरपुर में मिलता है। सेलखड़ी हुआ, ग्रेफाइट हुआ, पायरो जो है फिलाइट हुआ, और क्या डायस्पोर हुआ, ये सब कहां मिलता है, किस जिले में मिल रहा है, ये सारे के सारे जो है हमीरपुर जिले में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये इसमें 23वें में भी ए ऑप्शन आपका सही है। तो हम आते हैं 24 क्वेश्चन पे। ये सेंसस से है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। जी हां, बिल्कुल सही है। सबसे जो ज्यादा अनुसूचित जाति है, जो सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो किस जिले में मिल रही है, वो सोनभद्र में मिल रही है। ठीक है, दूसरा है सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, तो वो कौन सा है, बागपत है। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है, सीतापुर, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हां, सीतापुर में सबसे जो है सर्वाधिक जो जनसंख्या है किसकी, अनुसूचित जाति की, शेड्यूल कास्ट की, वो सीतापुर में मिल रही है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बागपत है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये कि शेड्यूल कास्ट भी और शेड्यूल ट्राइब भी दोनों सर्वाधिक सबसे कम कहां मिल रहे हैं, वो दोनों सबसे सर्वाधिक कम मिल रहे हैं बागपत में। तो इस तरह से आपका जो बी विकल्प है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हम क्या सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो कि पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या मिल रही है अनुसूचित जनजाति की, शेड्यूल ट्राइब की, वो सोनभद्र में है, बलिया में है और देवरिया में है। ठीक है, टॉप 3 मोस्ट हम देख लेते हैं। उसके बाद सबसे कम जो है एसटी कहां मिल रहे हैं, सबसे कम एसटी मिल रहे हैं बागपत, कन्नौज और बदायूं। ठीक है, सबसे कम बागपत में, उससे ज्यादा कन्नौज में और उसके बाद बदायूं में। ठीक है, नेक्स्ट में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, तो सबसे सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है, सीतापुर में, उसके बाद प्रयागराज में और उसके बाद हरदोई में। और सबसे कम कहां मिल रहा है, सबसे कम मिल रहा है बागपत में, श्रावस्ती में और गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। ये भी जनजातियों से रिलेटेड है। कौन सी जनजाति किस जिले में पाई जाती है, मैच कराने के लिए कह रहा है। उन जनजातियों और स्थानों की सूची दी गई है जहां वो पाए जाते हैं, और विकल्प चुने जहां वो पाए जाते हैं। मतलब आपको सही विकल्प चुनना है कि जो जो ऑप्शन दे रखा है जनजाति और जो सामने जिला दिया हुआ है वो करेक्टली मैच्ड है और नॉट। तो चेक करते हैं। चेरो, चंदौली, जी हां बिल्कुल मिलता है। सहरिया
ललितपुर की जनजाति है, खरवार देवरिया की जनजाति है, और धुरिया कहाँ की जनजाति है? धुरिया है सोनभद्र की जाति। आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा, अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहाँ मिल रही हैं, तो सबसे ज्यादा जो ट्राइब मिल रही हैं वो कहाँ मिल रही है? सोनभद्र में। सहारिया, पहाड़िया, अघारिया, बैगा, पटारी, भुइया, उसके बाद पांखा, ये सब कौन कहां पाई जाने जनजातियां हैं? ये सारी की सारी जनजातियां सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। ठीक है। एक प्रश्न जनजातियों से और पूछता है, कौन सा? कि सबसे बड़ा जो जनजाति समूह है उत्तर प्रदेश का वो कौन सा है? तो गोंड समूह है। ठीक है। गोंड जो है वो सबसे बड़ा जनजाति समूह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। आते हैं 26वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो लखनऊ में है। ठीक है। दूसरा है गौ सेवा आयोग का गठन 1999 में हुआ। तीसरा है केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। ठीक है। तो जो हमारा मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान है, जी हां, वो कहां है? वो लखनऊ में है। दूसरा, जो गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1999 में हुआ। बिल्कुल सही है। और जो केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे है? मेरठ में है। तो आप देखेंगे कि जो सी विकल्प है वो अपने आप में राइट आंसर है। ठीक है। 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधुनिक क्षेत्र के क्षेत्र चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में शामिल थे? ठीक है। ये आपसे चंद्रगुप्त प्रथम का क्षेत्र, बिहार, विकल्प में क्या रखा है? बिहार दे रखा है, उत्तर प्रदेश दे रखा है, और बंगाल दे रखा है। तो अगर आपने चंद्रगुप्त, जो अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो गुप्त साम्राज्य था वो अपने आप में बड़े साम्राज्यों में था। ठीक है। और इनका जो रिजीम रहा कब से, और उस क्षेत्र में ये तीन के तीनों राज्य आते थे। ठीक है। बिहार भी उसमें शामिल था, उत्तर प्रदेश भी शामिल था, और बंगाल भी शामिल था। तो कहने का मतलब ये है यहां पे जो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा, चलिए चंद्रगुप्त के बारे में कोई एक और बात बताइए। ये वही चंद्रगुप्त है जिसको सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। ठीक है। एक तरफ स्वयं की फोटो थी उस सिक्के में चंद्रगुप्त प्रथम की, और दूसरी तरफ जो है कुमार देवी, रानी कुमार देवी की जो है चित्र अंकित था। ये भी पूछा ही प्रश्न है। ठीक है। तो इस तरह कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। अच्छा, हाँ, जो उसकी राजधानी थी वो कहां थी? पाटलिपुत्र। ठीक। चलिए, 28वां प्रश्न है कि बुंदेलखंड पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। यहां जीर्ण स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है, और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है का सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है? झांसी है। जी हां। ठीक है। यहां पे जो जीर्ण स्थलाकृतियां हैं वो बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। हम थोड़ा बुंदेलखंड के बारे में जान लेते हैं। जो बुंदेलखंड का जो रीजन है ना, ये लगभग 69,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है। और ये आधा यूपी में और आधा कहां पे? आधा एमपी में। 7 जिले उत्तर प्रदेश के और 6 जिले कहां के? एमपी के शामिल हैं। झांसी जो है ये सबसे बड़ा शहर है बुंदेलखंड का। इसके बाद जो शहर आता है, जिला आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो सागर डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पे तीनों जो विकल्प दे रखे हैं जीर्ण
स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? जी हाँ, जीर्ण स्थलाकृतियां मिलती हैं। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का राज्य का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा जो शहर है वो झांसी है। ठीक है। और बुंदेलखंड से एक क्वेश्चन, इसका जो पुराना नाम कई बार पूछा गया है इतिहास के प्रश्न में, जेजाक भुक्ति के नाम से जो है बुंदेलखंड, हमारे इतिहास में जेजाक भुक्ति के नाम से इसका व्याख्यान मिलता है। ठीक है। तो ये बुंदेलखंड से जुड़ा प्रश्न। आते हैं 29वें प्रश्न पे। ठीक है। उत्तर प्रदेश संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु सही है? ठीक है। तो अगर आप इसको जानते होंगे तो कह रहा है कि शुष्क शीत ऋतु के साथ मानसून। जी हां, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पे शुष्क शीत ऋतु के साथ मानसून की जो है जलवायु पाई जाती है। ठीक है। आते हैं हम 30वें प्रश्न पे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिला सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है? ठीक है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका जो जो हेल्पलाइन शुरू हुई है वो किस नाम से शुरू हुई है? दामिनी के नाम से शुरू हुई है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। निर्भया के नाम से एक हेल्पलाइन जो महिला सुरक्षा के लिए शुरू हुई थी। ठीक है। अच्छा, दामिनी में क्या होगा कि आप महिला हेल्पलाइन नंबरों के साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश किसका है? वो जो हमारा निर्भया जो शुरू हुआ था वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया था। ठीक है। और ये जो है हेल्पलाइन जो स्टार्ट की गई है, ये किसने स्टार्ट किया है? ये किया है राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा। चलिए, अच्छा, ये प्रश्न है, थोड़ा इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ठीक है। तो वो ईयर था बिल्कुल 1797। अच्छा, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? आप जहां अगर आप ध्यान करें तो आपको याद आएगा कि लॉर्ड जो है वेलेजली उस समय क्या होता है? वो गवर्नर जनरल होता है। कब से लेके कब तक? 1789 टू 1805। ठीक है। तो आइए। ठीक है। अच्छा, हाँ, इलाहाबाद का जो किला है ना, किसने बनवाया था? वो बादशाह ने अकबर ने बनवाया था। ठीक है। कब? 1583 में। चलिए, आते हैं क्रांतिकारियों से जुड़ा कुछ प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। पहले इसको काकोरी कांड के नाम से जानते थे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। में मुख्य अभियुक्त पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? ठीक है। तो किस शहर में फांसी दी गई है? ये फांसी दी गई है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ठीक है। अच्छा, क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया था। सब आप लोग तो जानते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैच कराने के जरूर पूछता है कि बिस्मिल को कहां फांसी दी गई? तो बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में, और रोशन सिंह को नैनी जेल में। ठीक है। ये प्रश्न मैच कराने के लिए आता है। चलिए, 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ऊपरी पुरापाषाण युग की हड्डी से बनी हुई देवी मां की मूर्ति मिली है? ठीक है। तो ये कहां मिली है? ये बेलन घाटी में मिला है। उत्तर प्रदेश में कहां मिला है? ये बेलन घाटी में मिला है। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है। तो ये कब शुरू हुआ? ये 1866 में शुरू हुआ। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गंगोही। ठीक है। गंगोही जो है इसके, रशीद अहमद गंगोही इनका नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। और इनके साथ एक मोहम्मद कासिम भी जुड़े हुए थे। ठीक है। तो अब देखिए, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और इस्लामी शासन को बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश
बहाल करने के घोषित उद्देश्य के साथ यूपी में जो यूनियन प्रोविंस के में देवबंद सहारनपुर जिले में स्थित देवबंद आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1866 में की गई थी। तो कहने का मतलब है कि डी इज अ राइट आंसर। चलिए आते हैं 36वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापित प्रमुख केंद्र था? मतलब जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बना था उसका जो स्थापित केंद्र था वो कहां था? दैट वाज इन कानपुर। ठीक है। कब स्टेब्लिश हुआ था एचआरए? एचआरए जो स्टेब्लिश जो ईयर है वो है 1924। राम प्रसाद बिस्मिल, कौन कौन है इस पे? राम प्रसाद बिस्मिल हैं इसमें जुड़े हुए, योगेश चंद्र त्रिपाठी हैं, सचिन सान्याल हैं। ठीक है। इन सबका नाम एचआरए से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, शाहजहांपुर और सहारनपुर में केंद्र स्थापित किए, अपने ब्रांचेस बनाई, और उसके कलकत्ता और देवगढ़ में बम बनाने के कारखाने भी थे। ठीक है। इनकी फैक्ट्री इन्होंने बॉम्ब्स बनाने का एस्टेब्लिश किया था। 37 क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब और कहां हुई? ठीक है। तो बिल्कुल आप जानते होंगे कि इलाहाबाद में हुई, और कब हुई? 1931 में हुई, 1931 में हुई। ठीक है। जो है काकोरी हत्याकांड में जो है ये वांछित थे, शामिल थे, और इनको इन जो है इस समय जो इलाहाबाद में जो पार्क है आजाद पार्क, उसी पार्क में इन्होंने अब स्वयं को अपनी गोली मार ली थी। ठीक है। और वो 27 फरवरी की डेट थी। आते हैं 38वें प्रश्न में। महारानी लक्ष्मी ने बाई ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? ठीक है। तो अंतिम जो युद्ध, जो अंतिम सामना हुआ था अंग्रेजों, जो अंग्रेज अधिकारी का रानी लक्ष्मीबाई से, वो कौन था? वो हीरोज था। और हीरोज रानी लक्ष्मीबाई से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने कहा था कि सभी भारतीय विद्रोही नेताओं में स्लीपिंग ब्यूटी ही एकमात्र पुरुष है, कि जो ये महिला लेटी हुई है, जितने योद्धा हैं उसमें जो एकमात्र पुरुष है वो कौन है? वो है रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है। 18 जून 1858 को इनको शहादत मिली थी। चलिए 39वां प्रश्न है कि 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है। तो आपको बिल जैसा कि पता होगा कि तात्या टोपे का जो नाम था, वास्तविक नाम वो क्या था? वो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है। और ये जो कानपुर के जो नाना साहब थे, उनके वो निजी अनुयायियों में शामिल थे। ठीक है। 40वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है। तो एक एक चेक करते हैं इसमें कौन सा है स्थित है, कौन सा नहीं स्थित है। ठीक है। तो कालीबंगा उत्तर प्रदेश में है? नहीं। लोथल? नहीं। आलमगीरपुर? जी हां, आलमगीरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में है। और हुलास, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक। तो उत्तर प्रदेश के देखते हैं। आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, मंडी, सनाउली, सोठी, सभी क्या हैं? ये उत्तर प्रदेश की साइटें हैं। ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक शहर की स्थापना की जो आगरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो सिकंदर लोदी, जो 1489 से लेके और 1517 तक जो शासक रहता है दिल्ली का, उसने आगरा की स्थापना की थी। और ये सिकंदर लोदी जो है ये कविता किया करता था। ये क्वेश्चन
पूछा गया है। तो डी इज द राइट आंसर। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है। और एक प्रश्न सिकंदर लोदी से जुड़ा और पूछता है, कौन सा? इसी के आदेश पे जो है वो क्या हुआ था, आयुर्वेद का जो ग्रंथ था उसका अनुवाद जो है वो फारसी में हुआ था, और जिसको किसके नाम से जानते हैं? फरहंगे सिकंदरी के नाम से। फरहंगे सिकंदरी के नाम से जानते हैं। ये कौन सा है? ये संस्कृत में लिखा ग्रंथ था, और इसका अनुवाद किसमें किया गया था? इसका अनुवाद फारसी में किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं जी। 1503 में इसने वर्तमान आगरा की स्थापना करवाई थी। 42वां प्रश्न है कि यूपी की प्रमुख लोक कथाएं कौन कौन सी हैं? ये प्रमुख लोक कथाओं के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो बिरहा, चौती और ढोला, ठीक है, ये यूपी की लोकप्रिय लोक कथाओं में है, लोक गीत उसमें शामिल है। थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। बिरहा यूपी का एक लोकप्रिय लोकगीत है। यह शैली किस पे मूड शैली मूड आधारित है, और प्रेमी और प्रेमिका के अलावा इर्द गिर्द घूमती है, कि सॉरी अलावा नहीं, कि अलगाव के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, कि बिरहा मतलब कि विरह, ठीक है, किसी के दुख की कहानी ये जो है ज्यादा बयां करता है। तो कैसा है, थोड़ा शोक रस से भरा हुआ होगा ये। ठीक है, उसके बाद ढोला को नल पुराण भी कहा जाता है। जो ढोला जो हमारा यहाँ जो लोक साहित्य है उसको क्या कहते हैं? उसको किस नाम से जाना? नल पुराण भी कहा जाता है। ढोला महाभारत में पाए जाने वाली नल दमयंती कहानी से पहचानने योग्य कथात्मक संबंध रखता है। ठीक है, नल दंपत्ति से कहानी जुड़ी हुई है, किससे? ढोला से। ठीक है, और चौथी की बात करते हैं, यह अर्धशास्त्रीय गीत है, यह कजरी, होरी, सावनी, सीजन गीतों की श्रृंखला में आता है। ठीक, उसके बाद गिरजा देवी चैती की लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है। तो चैती की जो लोकप्रिय गायिका कौन है? वो है गिरजा देवी। क्लियर? और यूपी की प्रमुख लोक कथाएं बिरहा, चित्ती, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत और भर्तहरी हैं। ठीक है, तो यूपी की जो लोक कथाएं हैं उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी है? वो बिरहा है, चित्ती है, कजरी है, फाग है, रसिया है, आल्हा है, पूरन भगत है और भर्तहरी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इस समय आप देखेंगे कि पूरी तरह से डी में तीनों जो ऑप्शन दे रहे हैं वो मैच कर रहे हैं। ठीक, चलिए, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको अगर पता है तो बहराइच जिले में सैयद सलाल मसूद जो एक संत हुए थे, उनकी याद में, उनके दरगाह में जो है ये मेला जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, जी हाँ। चलिए, जो 44वां प्रश्न है वो किससे संबंधित है? मिलान करने के लिए है, और क्या कह रहा है कि कौन कौन से मेले कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो पशु मेला पूछ रहा है। ठीक है, तो पशु जो मेला है वो कहाँ लगता है? मैच कराते हैं। पशु मेला बटेश्वर। बटेश्वर कहाँ है? ये आगरा में है। ठीक है, और ये एशिया के सबसे बड़े मेलों में से एक है पशु मेला। ठीक है, बताया जाता है कि अकबर भी यहाँ जो है घोड़े हाथी खरीदने आता था, ये तब से चला आ रहा है मेला। और दूसरा विकल्प बी, ध्रुपद। तो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वो वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में। और जो माघ मेला लगता है वो लगता है इलाहाबाद में। तो आप देखिए, A3, B4, C2 और D1 ये किसका ऑप्शन में दे रखा है? तो ए आंसर में दे रखा है, तो इसका मतलब ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो ये गलत दे रखा है, यहाँ पे गोवर्धन होना चाहिए। ठीक है, तो गोवर्धन में ही मुड़िया पूर्णिमा मेला लगता है। ठीक है, बटेश्वर में जो है अभी हमने बताया कि जो है आपको पशु मेला मिलेगा। सरधना में जो है वो बेगम समरू का महल है।
मेरठ में, ठीक है, और कन्नौज में। तो कन्नौज इत्र के लिए मशहूर है, कन्नौज महोत्सव मनाया जाता है। तो हालांकि वो बहुत बड़ा ये मेला नहीं है, लेकिन जो मुड़िया पूर्णिमा मेला है वो कहाँ लग रहा है, वो गोवर्धन में लग रहा है, ठीक है। देखिए गुरु पूर्णिमा में गोवर्धन मथुरा वृंदावन में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए, यूपी का गुरु पूर्णिमा पर्व ऋषि को समर्पित है। किस ऋषि को समर्पित है, तो ये वेद व्यास जी को समर्पित है, ठीक है। चलिए, जिन्हें आप देखें, ऋषि वेद व्यास की जन्मदिनी पर मनाई जाती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में ज्ञान और शिक्षा के प्रमुख प्रदाता माने जाते हैं। 47वां प्रश्न, उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहां है, ठीक है। पूछ रहा है कि जो उत्तर मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक कल्चरल जो सेंटर है वो कहां है, तो अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज, ठीक है। संगम नगरी भी है, और क्या है, ये कई जो एक सेंटर बना हुआ है किसका, कल्चर का, ठीक है, शिक्षा का भी केंद्र रहा है। आप देखेंगे कि पहला विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, प्रयागराज में बन रहा है। और तो अगर विकल्प आप देखेंगे तो जो है बी इज अ राइट आंसर। और जो भारत कला भवन है वो वाराणसी में है, और ललित कला भवन लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां स्थित है, राष्ट्रीय जो कथक संस्थान है वो लखनऊ में स्थित है। अच्छा, कथक का जनक किसे माना जाता है, क्योंकि कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है, उसे पूछा जाता है और कई बार पूछा गया उत्तर जो है कथक के बारे में। तो ईश्वरी प्रसाद, नाम याद रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद जी को कथक का जनक माना जाता है। और जो कथक संस्थान है वो कहां है, वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और जो लखनऊ घराना से रिलेटेड रहा है ये कथक, और लखनऊ घराने से ही जो है ईश्वरी प्रसाद जी संबद्ध रहे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम जानने सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जैसे बिरजू महाराज हैं, दमयंती जोशी रही हैं, लच्छू महाराज रहे हैं। ये सब किस घराने से रहे हैं, ये सब लखनऊ के इसी कथक से जुड़े हुए रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जो इटावा घराना है हमारा, इटावा घराना, ये सितार और सुरबहार संगीत के जो है इमदादी घराने के लिए जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इटावा घराना सितार और सुरबहार संगीत का एक उत्तर भारत का स्कूल है, और इसका नाम आगरा के पास एक छोटे से शहर पे नाम पे रखा गया है। इमदाद खान जो है साहब रहते थे, इन्हीं के नाम पे इमदादी घराना भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो इसके संस्थापक भी रहे कौन, इमदाद खान, ठीक है। कहां संबंधित है, इटावा से है। और हमारा जो 50वां प्रश्न है, जो हमारा अंतिम प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने के से संबंधित है, ठीक है। तो आप देखिए कौन, चारों विकल्प में कौन कौन से बनारस घराना संबंधित रही हैं। पहला है बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलन बाई देवी और सिद्धेश्वरी। तो जैसा कि बेगम अख्तर जो है ये क्या रही हैं, ये गायिका रही हैं, ठीक है, जिनका संबंध बनारस घराने से नहीं रहा है। मोतीबाई भी बनारस घराने से संबंध रही हैं, रसूलन बाई देवी भी बनारस घराने से संबंध रही हैं, और सिद्धेश्वरी जी भी जो है वो बनारस घराने से संबद्ध रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा बी जो हम सॉरी हमारा जो डी आंसर है, जो डी ऑप्शन है, दैट इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम 50 क्वेश्चंस के सहारे हमने बहुत सारे फैक्ट डिस्कस किया आप लोगों से। तो इस तरह की श्रृंखला आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, जो आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल बेस बनाई गई है। यहाँ पे हम किसी चीज के कॉन्सेप्ट में नहीं गए हैं, किसी चीज के बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही में आपको देखने को मिलेगा।